एक दिन अचानक धरती पर एक ऐसा वायरस फैलने लगा जो पलक झपकते ही आम इंसानों को खूनी दरिंदे में बदल देता था। और जब ये वायरस पूरी दुनिया में फैला तो कुछ ही दिनों में सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि इस वायरस के असर से ज़ॉम्बी बन चुके लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनका सामना करने के लिए आर्मी और यहाँ तक कि हथियार भी कम पड़ चुके थे। इसलिए इससे बचने के लिए इंसानों ने एक बहुत बड़ी दीवार बनाकर उसके पीछे रहना शुरू कर दिया। लेकिन ज़ॉम्बीज़ नाम का ये तूफान जब उस दीवार को भी निगलने लगा तो पूरी दुनिया की उम्मीदें गैरी लेन नाम के एक आदमी पर आ टिकी, जो या तो पूरी दुनिया को बचा सकता था या फिर इंसानियत का नामो निशान मिटा सकता था। दरअसल इस सब की शुरुआत तब हुई जब गैरी लेन नाम का ये शख्स अपनी फैमिली के साथ एक खूबसूरत सुबह बिता रहा था। आज गैरी की छोटी बेटी कॉनी का बर्थडे था, इसलिए गैरी अपने पूरे परिवार यानी कि छोटी बेटी कॉनी, बड़ी बेटी रेचल और पत्नी कैरन के साथ कॉनी के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट ढूंढने बाहर निकल पड़ा। लेकिन आज रास्ते पर कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था और वो सब ट्रैफिक के कम होने का इंतजार करने लगे। मगर इसी दौरान शहर के ऊपर से कई मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स गुजरने लगे और रेडियो पर दुनिया भर में आई कुदरती आपदाओं की खबरें सुनाई दी। इसी बीच अचानक एक पुलिस वाला तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुए उनकी कार के पास से निकला, जिससे गैरी की कार का साइड मिरर टूट गया। जिसे देखकर गैरी ने जब गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो वहाँ कई और पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर अब गैरी की चिंता बढ़ने लगी थी। लेकिन तभी सड़क के पिछले हिस्से में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे डरा हुआ गैरी तुरंत अपनी कार के अंदर बैठ गया। मगर अगले ही पल एक काफी बड़ा ट्रक अपने सामने आने वाली गाड़ियों को रौंदता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते पूरे शहर में अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। तब ये सब देखकर गैरी ने भी बिना वक्त गवाए उस ट्रक द्वारा साफ किए गए रास्ते पर अपनी गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दिया। पर थोड़ा दूर जाते ही वो ट्रक सड़क के बीचों बीच पलट जाता है, जिससे गैरी की बेटियां भी इतना डर गई थी कि वो सीट बेल्ट बांधने की बजाय सीट्स के पीछे छुपने लगी, जिन्हें चुप कराने के चक्कर में गैरी का ध्यान भटक गया और उनकी कार एक एम्बुलेंस से जा टकराई। पर इस भयानक एक्सीडेंट के बावजूद उन्हें बचाने कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सड़क पर मौजूद भीड़ को उनकी कोई परवाह नहीं थी। मगर अच्छी बात ये थी कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई थी। जिसके बाद गैरी अपने परिवार को लेकर अपनी टूटी फूटी कार से बाहर निकला और वो सब उस डर से भागी चली जा रही भीड़ के बीच दौड़ने लगे। और तब जाकर उन्हें पता चला कि पूरी सड़क पागल हो चुके ज़ॉम्बी से भरी हुई थी और वो अपने सामने आने वाले हर एक इंसान को कच्चा चबा रहे थे। इसी दौरान गैरी ने वहाँ एक ऐसे शख्स को देखा जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था और वो आदमी फुटपाथ पर लगातार 12 सेकंड्स तक तड़पने के बाद एक ज़ॉम्बी बन गया और अपने ही परिवार पर हमला करने लगा। तब इसी अफरा तफरी के बीच गैरी ने सड़क पर एक वैन देखी और तुरंत अपने परिवार के साथ उसमें सवार हो गया। और जब वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तो एक ज़ॉम्बी ने उनकी वैन के अंदर घुसने की कोशिश की, पर उन्होंने जैसे तैसे उसे वैन से बाहर फेंका और गैरी ने तेजी से उस वैन को भगाना शुरू कर दिया। जिसके दौरान शहर की सड़कें मिलिट्री के जवानों से भरी हुई थी, जो इस खौफनाक हमले को रोकने की नाकाम कोशिश करने में जुटे हुए थे। लेकिन जब हालात बेकाबू हुए तो मिलिट्री भी पीछे हट गई। पर इस सब के दौरान गैरी और उसका परिवार एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में शहर से बाहर निकल चुका था, जबकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अब पूरी दुनिया में कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। अब इसी दौरान गैरी की बेटी रेचल को अस्थमा अटैक आ गया। तब गैरी ने तुरंत गाड़ी रोककर अपनी बेटी को संभाला और कैरन तेजी से इनहेलर ढूंढने लगी। पर अफसोस वो इनहेलर उसी बैग में था जो उनकी अपनी कार में छूट गया था, जबकि उस बच्ची को इस वक्त इनहेलर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसी मुश्किल घड़ी में गैरी को उसके एक पक्के दोस्त सैम की कॉल आई, जो यूनाइटेड नेशंस में एक ऊंचे पद पर काम करता है। तब गैरी ने अपने दोस्त को अपने हालात बताते हुए उन्हें जल्दी से जल्दी किसी ऐसी जगह ले जाने की गुजारिश की जहां ज़ॉम्बीज़ ना हो, और सैम ने भी उन्हें बचाने का वादा किया। पर इस मदद के बदले में सैम को गैरी से कुछ चाहिए था, मगर गैरी ने फिलहाल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खैर, अब जब तक सैम एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर रहा था, तब तक गैरी और उसके परिवार ने वैन में पड़ी एक बंदूक उठाई और पास के एक मॉल की ओर चले गए, ताकि वहां से खाने पीने का सामान और रेचल के लिए इनहेलर लिया जा सके। पर उस सुपरमार्केट के अंदर भी पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। वहां कैरन जल्दी से सामान उठाकर कार्ट में भरने लगी, जबकि गैरी अपनी बेटी के साथ मेडिकल काउंटर की ओर दौड़ा, जहाँ उनका सामना एक ऐसे शख्स से हुआ जिसके पास गन थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उससे पंगा लेना
लेना भारी पड़ सकता है। मगर वो आदमी तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा और उसने गैरी को उसकी बेटी के लिए जरूरी दवाइयाँ निकाल कर दी। पर तभी गैरी को अपनी छोटी बेटी कॉनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि कुछ अनजान लोग कैरिन की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। गैरी जब वहाँ पहुँचा तो उन बदमाशों ने गैरी पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके बदले में गैरी ने भी गोलियां चलाई और उन बदमाशों को मारकर कैरिन को बचा लिया। अब इसके बाद जब वो लोग बाहर आए तो बाहर के हालात ऐसे थे कि हर कोई अपनी जान बचाने में ही लगा हुआ था और यहाँ तक कि किसी ने उनकी वैन भी चुरा ली थी। इसलिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने के लिए वो लोग एक ऊंची बिल्डिंग की ओर दौड़ने लगे, जिसके दौरान गैरी ने दोबारा सैम को कॉल किया और उसे उस बिल्डिंग की छत पर मदद भेजने को कहा, जिस पर सैम ने जवाब दिया कि वो हेलीकॉप्टर को सिर्फ सुबह ही भेज पाएगा। इसी दौरान बाहर ज़ॉम्बीज़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा था, मगर उन पर पलटवार करते हुए और गोलियां चलाते हुए ये परिवार बिल्डिंग के अंदर जाने के रास्ते में दाखिल हो गया। लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ किसी भी हाल में गैरी के परिवार को खाना चाहते थे, इसलिए वो अंदर जाने के दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तब उन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए वो लोग तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़े, पर तभी अचानक कॉनी कहीं गायब हो गई और थोड़ी देर ढूंढने पर वो बच्ची एक अनजान अपार्टमेंट के दरवाजे के पास मिली। तब कॉनी के चिल्लाने की वजह से वहाँ रह रहा एक लैटिन अमेरिकन परिवार जो अब तक इस तबाही से बचा हुआ था, वो कॉनी के परिवार को अपने घर में पनाह देने के लिए राजी हो गया। उनका सबसे छोटा बेटा टॉमी इंग्लिश बोलना जानता था, इसलिए उन्हें आपस में बात करने में कोई परेशानी नहीं हुई। उस परिवार ने लेन परिवार को खाना दिया और रात को वहाँ रुकने की इजाजत भी। खैर, अब अगली सुबह जब गैरी की आंख खुली तो उसने उस मददगार परिवार को भी अपने साथ चलने की सलाह दी, क्योंकि ऐसे हालातों में चलते रहना ही जिंदगी है। लेकिन उन लोगों ने डर के मारे अपना घर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद गैरी और उसके परिवार ने छत की ओर दौड़ लगाने के लिए खुद को अच्छे से तैयार किया और निकल पड़े। शुरुआत में तो सब ठीक था, पर थोड़ी देर बाद अचानक सीढ़ियों पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला बोल दिया, जिनसे बचने के लिए परिवार के बाकी लोग तेजी से ऊपर की ओर भागे और गैरी उन ज़ॉम्बीज़ को मौत के घाट उतार हुए अपने परिवार की रक्षा करने लगा। लेकिन जब गैरी एक ज़ॉम्बी का शिकार होने ही वाला था तो सही वक्त पर टॉमी ने वहां पहुंचकर उस ज़ॉम्बी को गोली मारकर गैरी की जान बचा ली। पर इस हादसे के दौरान उस ज़ॉम्बी का खून गैरी के मुंह में चला गया था, जिसकी वजह से उसे डर सताने लगा कि शायद अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए वो तेजी से भागकर छत पर गया और बिल्कुल किनारे पर खड़ा होकर 12 सेकंड्स तक काउंट करने लगा, ताकि ज़ॉम्बी बनने के बाद वो अपने परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ही बिल्डिंग से नीचे कूद सके। मगर गैरी की किस्मत अच्छी थी कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी छत पर कैरिन ने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को इशारा देने के लिए सिग्नल लाइट्स का इस्तेमाल किया और जब कैरिन और बच्चे हेलीकॉप्टर में बैठ रहे थे तो गैरी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ज़ॉम्बीज़ को रोका हुआ था। और जैसे ही एक मिलिट्री ऑफिसर ने जेरी को कवर दिया तो वो आखिरी पल में अपने परिवार के पास हेलीकॉप्टर के अंदर कूदने में कामयाब हो गया। ज़ॉम्बीज़ ने उनका पीछा भी किया, पर वो लोग वहाँ से सही सलामत निकलने में कामयाब हो गए। खैर, अब वो हेलीकॉप्टर गैरी के परिवार को अटलांटिक ओशियन में मौजूद एक बहुत बड़े जहाज पर ले गया, जहां सैम के साथ साथ कई मिलिट्री ऑफिसर्स और ऊंचे पदों पर बैठे लोग अपने परिवार के साथ मौजूद थे। वहां गैरी के परिवार और टॉमी को रहने के लिए एक अलग कैबिन देने के बाद सैम ने गैरी से मुलाकात की, क्योंकि वो गैरी से किसी काम के सिलसिले में मदद चाहता था। सैम ने गैरी को बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये वायरस दुनिया के कोने कोने तक फैल चुका है और लोगों के पास इस वायरस से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है और साइंटिस्ट की एक बहुत बड़ी टीम इस बात को समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद हार्वर्ड के एक जवान वीरोलॉजिस्ट एंड्रयू पर टिकी हुई है, क्योंकि उसका मानना है कि इस वायरस पर स्टडी करके इसकी वैक्सीन बनाई जा सकती है। मगर ऐसा करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब इस जहाज पर उन सभी शुरुआती लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स पर गंभीरता से चर्चा की जाती है, जिनमें से सबसे पहले ज़ॉम्बीज़ का जिक्र मिला था और ये सारे रास्ते साउथ कोरिया के एक मिलिट्री बेस की ओर इशारा कर रहे थे, जिससे फिलहाल कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था और साइंटिस्ट को लग रहा था कि शायद इस वायरस की शुरुआत वहीं से हुई है। इसलिए उन्होंने एंड्रयू को साउथ कोरिया भेजने का फैसला कर लिया, लेकिन वो अकेला इस मिशन पर नहीं जा सकता था। मगर तभी जेरी के पास एक ऊंचे पद वाले मिलिट्री ऑफिसर ने आकर उससे कहा कि तुम पहले यूनाइटेड नेशंस में एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर हुआ करते थे, इसलिए हम तुम्हें एक टीम के साथ भेजना चाहते हैं ताकि तुम डॉक्टर
डॉक्टर एंड्रू की उस चीज को ढूंढने में मदद कर सको जिसे वो ढूंढना चाहते हैं। और अब जाकर गैरी को समझ आया कि आखिर सैम गैरी और उसके परिवार की मदद करने के लिए इतना उत्सुक क्यों था। पर जैसे ही गैरी ने इस काम को करने से इनकार किया तो उस ऑफिसर ने गैरी से कहा कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारे परिवार को जहाज से उतारकर किनारे पर छोड़ दिया जाएगा। तब ये सब सुनने के बाद गैरी ने अपनी पत्नी के पास जाकर उसे हालातों की गंभीरता समझाई और इस मिशन पर जाने के लिए राजी हो गया। पर कैरिन इस खबर से पूरी तरह से सदमे में आ गई थी, इसलिए गैरी ने अपनी पत्नी को संपर्क में रहने के लिए एक टेलीफोन दे दिया, जिसके बाद उसने बेहद भावुक होकर अपने परिवार को अलविदा कहा और जल्दी से जल्दी वापस लौटने का वादा करके इस मिशन के लिए निकल गया। इंसानियत को बचाने वाली इस टीम में गैरी और एंड्रयू के साथ और भी कई मिलिट्री के जवान शामिल थे और वो सब एक प्लेन के जरिए साउथ कोरिया के लिए रवाना हो गए, जहां रास्ते में गैरी ने एंड्रयू को कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में समझाया, जिसके बदले में एंड्रयू ने इस ऑपरेशन की कामयाबी को लेकर अपना भरोसा जताया। इसी दौरान रेस्क्यू शिप से कुछ पैसेंजर्स को नीचे उतारना शुरू कर दिया गया था, पर खुशकिस्मती से गैरी के उस मिशन पर जाने की वजह से उसके परिवार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इस परिवार को अभी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें मिल रही ये सुविधाएं हमेशा के लिए नहीं है। खैर, उधर गैरी की टीम साउथ कोरिया के बेस पर पहुंच चुकी थी, जहां अंधेरा होने और नीचे कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर न होने की वजह से उनके प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तब जैसे ही टीम ने प्लेन से बाहर निकलना शुरू किया तो अचानक उनका सामना ज़ॉम्बी से हो गया और इस अचानक हुए हमले में कुछ मिलिट्री के जवान अपनी जान गंवा बैठे। मगर ये सब देखकर एंड्रयू भी बुरी तरह से घबरा गया था और डर के मारे वो गलती से अपनी ही गन से खुद को जख्मी कर बैठा, जिससे उसकी भी मौत हो गई। इसी दौरान मिलिट्री की एक दूसरी यूनिट वहां पहुंची और उन्होंने किसी तरह गैरी और बचे हुए जवानों को बेस के अंदर पहुंचने में मदद की। वहां के जवान अमेरिकन ग्रुप के इस तरह आने पर काफी गुस्से में थे, क्योंकि इस बेस पर शांति बनाए रखना ही बचने का एकमात्र रास्ता था। और यहाँ पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ अचानक किसी भी तरह के शोर की ओर आकर्षित होते हैं और उन्हें खत्म करने का एकमात्र तरीका उनके सर पर गोली मारना या फिर उन्हें जिंदा जला देना है। तब गैरी ने वहाँ के जवानों को समझाया कि पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ गई है और हम लोग इस सब को खत्म करने के लिए ही यहाँ आए हैं। जिसके बाद गैरी ने उस लेटर के बारे में पूछा जो कुछ दिन पहले इस बेस से भेजा गया था और उसमें ज़ॉम्बीज़ का जिक्र था। तब ये सुनकर बेस के कमांडर ने उसे एक जला हुआ कमरा दिखाया। ये वही जगह थी जहाँ पर गार्ड्स ने पहले संक्रमित हुए शख्स को बेड से बांधने की कोशिश की थी, पर वो सभी उसकी चपेट में आ गए और मिलिट्री को उन सभी को खत्म करना पड़ा। और इस बेस का सबसे पहला ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि एक मिलिट्री डॉक्टर ही था। इस इन्फेक्शन के फैलने से ठीक पहले वो एक गाँव में एक अजीबोगरीब मरीज को देखने गया था और उस मरीज ने उसे काट लिया था। हालांकि इसके बाद गांव का वो मरीज किसके संपर्क में आया ये कोई नहीं जानता। गैरी को यहाँ अपने सवालों के कोई ठोस जवाब नहीं मिले थे, पर उसे ये जरूर पता चल गया था कि उनका एक सैनिक इस पूरी तबाही के बीच मौजूद था। मगर फिर भी ज़ॉम्बीज़ ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। इसी दौरान गैरी एक पुराने CIA एम्प्लॉय से मिला जो नॉर्थ कोरिया को हथियार बेचते हुए पकड़ा गया था। वो थोड़ा सा पागल हो चुका था और उसने खुद ही अपने सारे दांत निकाल दिए थे। तब उस CIA एजेंट ने बताया कि नॉर्थ कोरिया के सभी नागरिकों के दांत निकाल दिए गए हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ अपनी तादाद न बढ़ा सकें। और इसके साथ ही उसने बताया कि इजराइल ने भी इन ज़ॉम्बी से निपटने का एक रास्ता निकाल लिया है। इस वायरस के शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने जेरूसलम के चारों ओर एक बेहद ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी। इजराइल के अधिकारियों को इस मुसीबत के आने का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उस CIA एजेंट ने गैरी को इजराइल के अधिकारियों से बात करने की सलाह दी। खैर, अब इस सब के बाद गैरी ने तुरंत इजराइल जाने की तैयारी शुरू कर दी और कैरिन को इसके बारे में जानकारी देने के लिए गैरी ने उसे कॉल किया, पर कनेक्शन खराब होने की वजह से उनकी कॉल कट हो गई। जिसके बाद जेरी मिलिट्री के जवानों के साथ प्लेन तक पहुंचने के लिए बेस से बाहर निकला और वो सब लोग बिल्कुल खामोशी से आगे बढ़ रहे थे ताकि ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर आकर्षित ना हो। पर इसी दौरान अचानक कैरिन ने गैरी को कॉल कर दिया और फोन की घंटी बजते ही आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से उन जवानों और ज़ॉम्बीज़ के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें बस कुछ लोग ही जिंदा बच पाए। मगर गैरी और पायलट ने किसी तरह खुद को कॉकपिट के अंदर बंद कर लिया और तेजी से प्लेन को उड़ा कर ले गए। जिसके बाद इजराइल की ओर बढ़ते हुए गैरी ने अपनी पत्नी को दोबारा कॉल किया और उसे बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर उनकी ये बातचीत ज्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि उनके प्लेन से थोड़ी ही दूरी पर अचानक एक न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका हुआ, जिसकी वजह से उनका संपर्क टूट गया। तब इजराइल की सीमा पर पहुंचकर गैरी ने किसी तरह लैंडिंग की इजाजत मांगी और वहां के अधिकारियों से मिलने का न्योता हासिल कर लिया।
तो अब गैरी का स्वागत वहाँ इजराइल के एक ऑफिसर जॉर्गन ने किया। वहाँ गैरी ने उससे पूछा कि इजराइल को इस महामारी के बारे में पहले से ही कैसे पता चल गया, जिस पर जॉर्गन ने उसे बताया कि इजराइल ने एक इंडियन जर्नल की भेजी हुई खबर देखी थी जिसमें लिखा था कि हम ज़ॉम्बीज से लड़ रहे हैं और ज़ॉम्बीज के डर को दूर करने और जेरूसलम के चारों ओर तेजी से दीवार बनाने के लिए इतना ही काफी था। लेकिन सबसे पहला ज़ॉम्बी आखिर कहाँ दिखा था, इस बात से जॉर्गन भी पूरी तरह से अनजान था। उनका सबसे जरूरी काम ज्यादातर लोगों की जान बचाना था, इसलिए इजराइल बचे हुए रेफ्यूजीज को अपने यहाँ पनाह दे रहा था। लेकिन वो बचे हुए लोग खुशी के मारे इतनी जोर से चिल्लाने लगे कि उनके इस शोर से दीवार के दूसरी ओर मौजूद ज़ॉम्बीज आकर्षित हो गए। जिसके बाद एक भयानक दहाड़ के साथ लाखों की तादाद में उन ज़ॉम्बीज ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए उस ऊंची दीवार को पार कर लिया। वो ज़ॉम्बीज दीवार से नीचे कूदकर सीधा लोगों की भीड़ पर टूट पड़े। मिलिट्री के जवानों ने उन ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश भी की, पर उनकी तादाद हद से ज्यादा थी। उन ज़ॉम्बीज ने लोगों को काटना शुरू कर दिया और पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। वो ज़ॉम्बीज इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे और बेहद तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और हालातों को और भी बदतर होता देख जॉर्गन ने सेगन नाम की एक फीमेल सोल्जर को गैरी को सुरक्षित उसके प्लेन तक पहुंचाने का आदेश दिया। जिसके बाद वो दोनों एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर ज़ॉम्बीज उनका पीछा नहीं छोड़ते और हर जगह के सुरक्षित घेरे को तोड़ देते हैं। मगर इसी दौरान अचानक गैरी की नजर एक बार फिर से एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसमें ज़ॉम्बीज कोई दिलचस्पी दिखाए बिना उसके बिल्कुल पास से निकल जा रहे थे। सेगन और बाकी जवान काफी बहादुरी से गैरी का बचाव कर रहे थे, पर इसी दौरान खुद सेगन के हाथ पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। मगर गैरी ने तुरंत उसके संक्रमित हाथ को काटकर अलग कर दिया ताकि इस ज़ॉम्बी वायरस को सेगन के पूरे शरीर में फैलने से रोका जा सके। तब गैरी के इस फैसले से सेगन ज़ॉम्बी तो नहीं बनी, पर इससे उसे कितना दर्द हुआ होगा उसके चिल्लाने से साफ पता चल रहा था। खैर, अब सेगन के जख्मी होने के बाद गैरी ने उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई और उसे लेकर एयरपोर्ट की ओर निकल गया। लेकिन तब तक उनका प्लेन वहां से जा चुका था, इसलिए मिलिट्री के जवान उनके लिए बेलारस के एक पैसेंजर प्लेन को ले आए, जिसके अंदर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे और क्रू को खुद भी नहीं पता था कि उन्हें आखिर कहां जाना चाहिए। पर इस वक्त उनका सबसे बड़ा मकसद बस हवा में उड़ान भरना और ज़ॉम्बी से दूर निकलना था। इसलिए आखिरकार ये प्लेन उस तबाह हो चुके शहर को छोड़कर आगे बढ़ गया, जहाँ गैरी ने थोड़ा शांत होने के बाद सेगन के जख्म की पट्टी बदली, जो कि सेगन के लिए बहुत दर्दनाक था। लेकिन इसी दौरान अचानक हाल ही में घटी सारी घटनाएं गैरी के दिमाग में एक साथ घूमने लगी। गैरी ने कुछ ऐसे लोगों को देखा था जिन्हें ज़ॉम्बीज कुछ भी नहीं कह रहे थे, जिससे ये साफ हो गया कि ज़ॉम्बीज असल में उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ये समझ आते ही गैरी ने बिना वक्त गवाए तुरंत सैम से संपर्क किया और उसे पास के किसी ऐसे मेडिकल सेंटर का पता लगाने को कहा जहां वैक्सीन बनती हों, ताकि इस प्लेन को वहीं पर लैंड करवाया जा सके। इसलिए सैम ने पायलट से बात करके उसे कार्डिफ के एक रिसर्च सेंटर की ओर उड़ने का आदेश दिया और पायलट को भी उसकी बात माननी ही पड़ी। इसी दौरान प्लेन की एक फ्लाइट अटेंडेंट ने गलती से कार्गो होल्ड का दरवाजा खोल दिया, जिसके अंदर से एक ज़ॉम्बी बाहर निकला और उसकी वजह से देखते ही देखते प्लेन के दूसरे कैबिन में पूरी तरह से तबाही मच गई और कई लोग इस वायरस की चपेट में आ गए, जिसे देखकर गैरी ने फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स को बिल्कुल खामोश रहने और रास्ते को ब्लॉक करने को कहा। पर उनका ये प्लान नाकाम हो गया और ज़ॉम्बीज रास्ता तोड़कर फर्स्ट क्लास के कैबिन में दाखिल हो गए। इसलिए हालातों को हाथ से निकलता देख गैरी ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया और सेगन से एक ग्रेनेड छीनकर ज़ॉम्बीज की ओर फेंक दिया, जिससे हुए धमाके से प्लेन की एक साइड बहुत बड़ा छेद हो गया और ज़ॉम्बीज उड़ते हुए सीधा उस छेद से बाहर गिरने लगे, जबकि गैरी और सेगन सीट बेल्ट्स की मदद से अपनी सीट्स पर टिके हुए थे। लेकिन कुछ ही देर में प्लेन को हुए इस भयानक नुकसान की वजह से प्लेन सीधा जंगलों में जाकर क्रैश हो गया। गैरी इस क्रैश में जिंदा तो बच गया था, पर उसको बहुत ज्यादा चोट आई थी। इस हादसे में प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो चुका था और इस हादसे में गैरी के अलावा सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा था और वो थी सेगन। लेकिन अच्छी बात ये थी कि प्लेन उस मेडिकल सेंटर के बिल्कुल पास ही क्रैश हुआ था, इसलिए सेगन बुरी तरह से जख्मी गैरी को सहारा देकर किसी तरह उस मेडिकल सेंटर तक पहुंचने में कामयाब हो गई। पर मेन गेट तक पहुंचते ही दर्द के मारे गैरी बेहोश हो गया। इसी दौरान जहाज पर मौजूद लोगों को खबर मिली कि उनका प्लेन से संपर्क टूट चुका है, मगर सैम के अलावा किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं था कि गैरी जिंदा बचा होगा, जिसकी वजह से गैरी के परिवार को एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक अनजान मंजिल की ओर भेज दिया गया और आसान भाषा में कहूँ तो गैरी के परिवार को जहाज से बाहर निकाल दिया गया और सैम चाहकर भी अपने दोस्त के परिवार की मदद नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर गैरी की सर्जरी हो चुकी थी और धीरे धीरे उसे होश भी आ गया था, मगर उस सेंटर के डॉक्टर्स उस पर आसानी से भरोसा
भरोसा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने गैरी से कई सवाल पूछे। लेकिन जब गैरी को पता चला कि वो पिछले 3 दिनों से बेहोश था, तो उसने डॉक्टर्स को अपने फोन से तुरंत जहाज पर संपर्क करने को कहा, क्योंकि उसे अपने परिवार की चिंता हो रही थी। तब उनका फोन सैम ने उठाया और डॉक्टर्स को समझाया कि गैरी एक UN रिप्रेजेंटेटिव है और तुम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही सैम ने भारी मन से इस बात का खुलासा किया कि गैरी के परिवार को नोवा स्कॉटिया के एक रेफ्यूजी कैंप में भेज दिया गया है और वहाँ के हालात जहाज के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। पर ये सुनते ही गैरी गुस्से से आग बबूला हो गया और वहाँ मौजूद सभी लोगों पर बरस पड़ा। मगर तभी मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर ने उसे बताया कि मेरी भी एक फैमिली थी, पर वो सब ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं। तब ये सुनकर गैरी थोड़ा शांत हुआ और उसने उन्हें समझाया कि आखिर वो यहाँ आया क्यों है। गैरी ने मेडिकल टीम से कहा कि आप मेरे शरीर में एक ऐसी बीमारी का वायरस इंजेक्ट कर दो जो खतरनाक तो हो पर उसका इलाज भी मुमकिन हो, क्योंकि गैरी का मानना है कि इससे वो ज़ॉम्बीज के सामने अदृश्य बन जाएगा। हालांकि ये कोई परमानेंट इलाज जैसा नहीं लग रहा था, पर क्या हो अगर एक गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज वाकई ज़ॉम्बीज के बीच जिंदा बच निकलने में कामयाब हो जाए। और मेडिकल टीम भी इस बात से सहमत थी कि गैरी की बात सही हो सकती है, क्योंकि हो सकता है ज़ॉम्बीज भी शिकारियों की तरह एक बीमारी से पीड़ित शिकार में कोई दिलचस्पी ना दिखाएं। और अगर ये सच साबित हुआ तो मिलिट्री के जवानों को एक सेफ वायरस से संक्रमित किया जा सकता है, ताकि वो ज़ॉम्बीज बने बिना इस तबाही से लड़ सकें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सारे वायरस सैंपल दूसरे विंग में हैं, जो पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है और इस वक्त वहां पर लगभग 80 ज़ॉम्बीज मौजूद हैं। मगर कोई और रास्ता न होने की वजह से फैसिलिटी के लेआउट का अच्छे से नक्शा देखने के बाद गैरी, सेगन और मेडिकल सेंटर का डायरेक्टर चुपके से अंदर घुसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने हाथों पर पट्टियां लपेटी, हथियार उठाए और उस खौफनाक सेक्शन की ओर निकल पड़े जहाँ से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद इस ग्रुप ने बिना किसी शोर के धीरे धीरे सही लैब की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जहां सोए हुए ज़ॉम्बीज को देखकर वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं और जितना हो सके खामोशी बरतते हैं। और बाकी बचा हुआ मेडिकल स्टाफ सिक्योरिटी कैमरास के जरिए लगातार उन पर नजर बनाए हुए था। लेकिन गलती से हुए शोर की वजह से जल्दी ही ज़ॉम्बीज का ध्यान उन पर चला गया और वो सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे दौड़ने लगे। और ज़ॉम्बीज को भटकाने के लिए इस ग्रुप को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। जहाँ एक तरफ तो गैरी कुछ ज़ॉम्बीज को खत्म करते हुए लैब की ओर जाने का रास्ता बना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सेगन और सेंटर का डायरेक्टर भी ज़ॉम्बीज से भिड़ चुके थे। मगर कुछ समय बाद ज़ॉम्बीज की एक बहुत बड़ी भीड़ ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे वो वापस सुरक्षित विंग में लौटने पर मजबूर हो गए। अब उन लोगों के जाने के बाद गैरी पूरी तरह से अकेला रह गया था, पर फिर भी किसी तरह उसने उस खतरनाक वायरस वाली लैब को ढूंढ निकाला और खुद को उस लैब के अंदर बंद कर लिया। जिसके बाद उसने वायरस का एक पूरा बॉक्स उठाया और बाकी सर्वाइवर्स के पास वापस लौटने का सोचा, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे कौन सा वायरस इंजेक्ट करना चाहिए ताकि उसकी जान न चली जाए। पर तभी अचानक लैब के दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आ खड़ा हुआ, जो कि वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। गैरी के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था एक वायरस को अपने शरीर में इंजेक्ट करना। पर मेडिकल स्टाफ तक को भी नहीं पता था कि कौन सा वायरस सबसे सही रहेगा और क्या ये तरीका काम भी करेगा, और गैरी भी इस बात को अच्छे से जानता था। तब गैरी ने मेडिकल टीम से अपने परिवार तक ये पैगाम पहुंचाने को कहा कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं, और इसके बाद उसने बिना सोचे समझे एक वायरस उठाया और खुद को इंजेक्ट कर लिया। जिसके बाद गैरी ने ग्लास के पीछे खड़े उस ज़ॉम्बी को देखते हुए कुछ देर इंतजार किया, ताकि उस इंजेक्शन का उस पर असर हो सके जिसे उसने खुद को लगाया था। और थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद उसने पूरे हौसले के साथ लैब का दरवाजा खोल दिया। तब उस ज़ॉम्बी ने उसके पास आकर उसे सूंघा जरूर, पर उसे बिल्कुल भी नहीं काटा, क्योंकि गैरी का ये प्लान बिल्कुल सही साबित हो चुका था। इसलिए गैरी उस ज़ॉम्बी के बिल्कुल पास से निकल गया और उस ज़ॉम्बी के अलावा ज़ॉम्बीज की पूरी भीड़ भी गैरी को इग्नोर करके आगे निकल गई। खैर, अब इसके कुछ देर बाद गैरी को उसके इंजेक्ट किए गए वायरस का इलाज दिया गया और वो वहाँ से सीधा अपने परिवार से मिलने निकल पड़ा, और उसका परिवार भी पूरी तरह से सही सलामत नोवा स्कॉटिया के किनारे पर उसका इंतजार कर रहा था। गैरी की इस कोशिश के बदौलत इंसानियत को बचाने की एक नई उम्मीद मिली और साइंटिस्ट ने ज़ॉम्बी के काटने के खिलाफ एक इफेक्टिव वैक्सीन तैयार कर ली। कुछ ही वक्त में हर देश ने इस आपदा से लड़ने के लिए अपना अपना रास्ता निकाल लिया और गैरी ने अपने परिवार के पास वापस लौटकर उन्हें गले लगा लिया। गैरी ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस डेडली वायरस का तोड़ ढूंढ ही निकाला। लेकिन सच तो ये था कि शहरों में जो ज़ॉम्बीज
जॉम्बीज तबाही मचा रहे थे वो तो बस इस बीमारी की शुरुआत थी, क्योंकि इस पूरी दुनिया की नजरों से दूर एक ऐसी सुनहरी और खुफिया जगह है जहां पिछले कई सालों से इस वायरस के एडवांस म्यूटेड वर्जन पर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट चल रहे थे ताकि आम इंसानों को सुपर सोल्जर्स बनाया जा सके। और इसी मौत के कुएं की पहरेदारी पर तैनात किया जाता है दो ऐसे बेहतरीन किलर्स को जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ मौत का नंगा नाच देखा है। उन्हें लगा था कि उनका काम सिर्फ उन म्यूटेड भयानक दानवों को इस खाई से बाहर निकलने से रोकना है जो पूरी की पूरी मिलिट्री बटालियंस को जिंदा निगल चुके हैं। पर उनके होश तो तब उड़ते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके अपने ही ऊंचे अफसर उन्हें यहाँ से कभी जिंदा वापस लौटने देना नहीं चाहते। तो क्या ये दोनों किलर्स इस सरकारी साजिश और नर्क के दरवाजे से जिंदा बचकर निकल पाएंगे? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें मौत का ये भयानक खेल। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।